हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पिनाकल ट्यूटोरियल्स। और मैं आपका मेंटोर देवेंद्र कुमार फिजिक्स के लिए आज फिर से आप लोग के साथ हूं, है ना। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं फिर से आऊँगा और नेक्स्ट टॉपिक पे बात करूंगा, है ना, जो कि अभी हमारे लिए चल रहा है हमारे प्लेटफॉर्म पे। अभी मैं हमारे जो पिनाकल ट्यूटोरियल्स की पूरी टीम है वो हिंदी माध्यम में जो 2026 में जो बोर्ड एग्जाम्स होने वाले हैं उसकी प्रिपरेशन के लिए तत्पर हैं। और मैं उनमें से एक फिजिक्स फैकल्टी देवेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो वेरी वेरी गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप लोग जल्दी से कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और जल्दी से आ जाइए, क्योंकि आज का एक नया टॉपिक होने वाला है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है ना। जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रीवियस लेक्चर में मैंने वादा किया था कि जब मैं आज नेक्स्ट क्लास में जब आऊँगा, नेक्स्ट वीडियो जब मेरा आएगा, तो उसमें मैं आप लोगों के लिए जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड सारी चीज़ें हो रही हैं, फिर धीरे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे आएंगे, है ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे आने के बाद फिर हम लोग गॉस थ्योरम पे आएंगे, गॉस थ्योरम के बाद फिर गॉस के एप्लीकेशन अनुप्रयोगों पे आएंगे, है ना। उसके बाद फिर धीरे उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पूरी तरीके से कंप्लीट। ठीक है, तो हम लोग का जो मेन मोटो क्या है, 2026 बोर्ड एग्जामिनेशन, है ना, क्लास 12 हिंदी मीडियम में, है ना। उसी तरीके से इंग्लिश मीडियम में भी चल रहा है। आप लोग हमारे चैनल को विजिट कर सकते हो। हमारे चैनल पे जितने भी वीडियोस आते हैं, जितने भी लेक्चर फैकल्टी के लेक्चर आते हैं, आपको उनका लेक्चर अच्छा लगता हो, वीडियो प्लीज़ लाइक करके सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर देना ताकि उनको भी उनका पूरा लाभ मिल सके। तो विदाउट फर्दर एनी डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक हम लोग करने वाले हैं क्या कि विद्युत क्षेत्र जो है हमारा, है ना, विद्युत क्षेत्र, हम लोग इसको इस तरीके से लिखते हैं द्विध्रुव के कारण, है ना, द्विध्रुव के कारण इसको लिखेंगे। आज का टॉपिक हमारे पास होगा द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के लिए समीकरण, ठीक है। आज हम लोग इस चीज पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। हमारे पास आज ये टॉपिक हुआ और उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट हम लोग करेंगे। जैसे कि एक शेप ले लेते हैं हम फिलहाल। अरे देखिए, तो यहाँ तो गड़बड़ा जाएगा मामला, है कि नहीं, बात यहाँ पे है कि नहीं, समझ में बात आ रही है। चलिए भाई, हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया है। स्ट्रेट नहीं भी होगा तो चलेगा, कोई बात नहीं है ना, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं थोड़ा ऊपर कर दूं ताकि मेरे पास काफ़ी जगह बच जाए, है कि नहीं बात यहाँ पे। तो हमने आज का जो टॉपिक डाला है कि विद्युत क्षेत्र का समीकरण ज्ञात करना है द्विध्रुव के कारण, वो भी किसी भी बिंदु पर निकालना है। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, है ना। ये भी काफी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, पूछा जाता है इस चीज को, तो और ध्यान से रखिएगा। और ये एक ऐसा समीकरण है कि अगर आप इसको एक बार कैलकुलेट कर लिए तो बस इसमें आपको थीटा रखना है ना। मतलब कुछ मैं आपको बताऊंगा, थीटा तो मैं बता दे रहा हूं, है ना। कुछ ऐसी चीजें रखनी है आपको, जो है एक्सियल लाइन, यानी कि आपके जो है अक्ष पर जो हमने विद्युत क्षेत्र के समीकरण को कैलकुलेट किया था वो भी आ जाएंगे, और जो निरक्षीय यानी कि लंबवत बिंदु पर जो हमने विद्युत क्षेत्र के समीकरण को ज्ञात किया था वो भी आ जाएंगे, है ना। दोनों ही आ जाएंगे। ये दोनों के लिए ही आपका क्या हो जाएगा, काफी उपयोगी साबित होगा। तो चलिए हम लोग आज के लिए इस टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। जैसा कि मान लीजिए कि ये हमारे पास एक द्विध्रुव है, ठीक है। हमने माना कि ये हमारे पास एक द्विध्रुव है, ठीक है। एक तरफ हमारे पास चार्ज है
जो कि माइनस क्यू चार्ज है ना, दिख नहीं रहा है सर, और दूसरी तरफ आपके पास है प्लस क्यू चार्ज है। क्लियर है बातें यहां तक सबको? ठीक है। अच्छा, अब एक बात बताते हैं हम यहां से कि इसके लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो क्या होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। सबको पता है कि ये चीज मैंने बताई थी, आप सभी को मैंने बताई थी कि जो द्विध्रुव आघूर्ण होते हैं ना बेटा, वो क्या होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है ना। ये मैंने बताया था, आप सभी को बताया था। तो ये मान लो कि द्विध्रुव आघूर्ण आपका P है, ठीक है। अब यहां से क्या है कि आपका जो है, इस बिंदु से हम निकाल लेते हैं कि यहां पर, चलो छोटा सा ही निकालते हैं ताकि मुझे और भी जगह भी मिल जाए, है ना, जो कि आपको ये बता रहा हो कि यहां पर, है ना, कुछ ज्यादा नहीं हो गया गैप, हाँ ठीक है। चलिए अब यहां से, ठीक है, हम जो है यहां से क्या देखते हैं कि इस द्विध्रुव आघूर्ण के साथ थीटा कोण बनाते हुए, है ना, कोई यहां P बिंदु पर, है ना, विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर लेना है आपको। यहां पे मान लो हमने यहां पे ज्ञात कर लिया, ठीक है। थोड़ा सा बेटा इसमें ज्यामितीय के कुछ कॉन्सेप्ट का प्रयोग करेंगे और कुछ और भी चीजों का, इसलिए कंस्ट्रक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट रखता है, मायने रखता है यहां पर, ठीक है। अब एक बात बताओ बेटा लोग कि यहां पर जो है हमने द्विध्रुव आघूर्ण तो हमने कर लिया, और इस द्विध्रुव आघूर्ण से थीटा कोण पर ई बिंदु, जो कि यहां से आर दूरी पर है, हमको विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर लेना है, मान लेते हैं, ठीक है ना। ये हमारे पास है, इतना हम मान लेते हैं आर दूरी पर। अब क्या करना है कि अब जो है हम इस द्विध्रुव के लिए, है ना, द्विध्रुव के लिए हम, क्योंकि विद्युत क्षेत्र तो एक सदिश राशि होती है, तो इसके दो अवयव बांटेंगे, दो अवयव बनाएंगे। तो देखो जिसके साथ थीटा जाता है, जिस अवयव के साथ, क्या हम इसको P cos थीटा लिख सकते हैं, और जिसके साथ एंगल नहीं बनता है, कोण नहीं बनता है, क्या ये हमारे पास अगर आया तो हम क्या इसको जो है, ये वाला जो पोर्शन हमारे पास बन रहा है बेटा यहां पर, ये हम इसको P sin थीटा मान सकते हैं। बोलो, ये लंबवत रेखा हो गई और ये क्षैतिज, समझ में बात आ गई, है ना। ये लंबवत अवयव, ये क्षैतिज अवयव हो गया ना। अच्छा, यहां तक दिक्कत की वाली बात तो नहीं है, है ना। चलिए, हाँ सर, नहीं है दिक्कत वाली बात। अच्छा, तो बेटा एक बात बताइए कि जब हम बात करते हैं अक्ष के लिए, तो क्या विद्युत क्षेत्र अक्ष के लिए एक इधर जा सकता है आपका? बोलिए तो, ये तो इधर जा सकता है एक, ठीक। और दूसरा जो होगा बेटा, ये जो होगा, क्या ये इधर भी आ सकता है इस तरीके से? क्या ये ऐसे भी आ सकता है, इधर से इस तरीके से आ सकता है? बोलिए, है कि नहीं? ये इसी के पैरेलल अपोजिट एक दिख रहा है आपको, है ना। यानी कि अगर हम इसकी बात करें तो ये तो बन गया P cos थीटा, और ये बन गया हमारा P sin थीटा। हम लिख लेते हैं इसको भी, चाहे यहां तो लिखा हुआ है ही, हम सिर्फ इसको लिख लेते हैं। ये आपका जो है एक्सियल पॉइंट, ये मतलब एक्सियल कह रहे हैं, ये आपका लंबवत बिंदु है, ठीक है, और ये आपका अक्षीय बिंदु है, ठीक है। अक्षीय बिंदु है और लंबवत बिंदु है। तो क्या इसका रिजल्टेंट, यानी कि अगर हम मान लो इसको हम मान लेते हैं E1, है ना, और ये हम इसको मान लेते हैं E2, ठीक है, दोनों के लिए हम लोग मान लेंगे। तो अब हमारे पास क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें नेट जो देगा इलेक्ट्रिक फील्ड कौन देगा बेटा,
क्या ये देगा इलेक्ट्रिक फील्ड नेट? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमें यही देने वाला है। मान लो कि हमने यहाँ पे ऐसे कर लिया, इसको थोड़ा सा हमने बढ़ा के कर लिया, चलो अब जोड़ घटाव गुना भाग भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको मिला लो ना, देखो इसको ऐसे मिला लेते हैं, तो क्या ये शेप नहीं बना लेगा इस तरह का? क्या ये इस तरह का हम इसको ऐसे शेप कर देंगे, यहाँ पे एक बन जाएगा और दूसरा, एक सेकेंड हम इसको यहां से बनाना स्टार्ट करते हैं, है ना, ताकि शेप एकदम सीधा, ड्राइंग में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, ड्राइंग में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बार बार मेरा ड्राइंग गड़बड़ा रहा है। ये आ जाए, यहां से ऐसे आ जाए, ठीक, ये हो गया। और एक हम लोग ड्राइंग को क्या करते हैं, थोड़ा सा जो है शेप दे करके यहाँ पे ऐसे खींच लेते हैं। बोलो खींच लिया हमने, एक तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बन ही जाएगा। और तीसरा नेट जो हमें देगा बेटा, कौन देगा? क्या यही देने से रहा? यही देगा हमें? बोलो देगा या नहीं देगा? देने वाला यही तो है कि नहीं? अब बताओ कि अब जो है आप लोग ये बताना, है ना, क्या कि अब ये वाला जो है हमारे पास, ये आपका जो होगा ये E1 और ये E2 निकल गया, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें ये देगा, वेक्टर सम निकालना होगा। तो देखिए यहां पे क्या होगा, वेक्टर सम कैसे निकालेंगे उस चीज को देखते हैं। तो सबसे पहले हम E एक्सियल देखते हैं, यहां पे E एक्सियल लिखते हैं, यानी बेटा अक्ष के लिए लिख रहे हैं, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। एक्सियल हम बाद में E1 बना लेंगे, ठीक है, अक्ष के लिए, या फिर आपको और सहूलियत के लिए मैं यहां पे लिख देता हूं, रुक जाओ आप, इसको जो है मैं E1 मान लेता हूं, है ना, ब्रैकेट में डाल दूंगा अक्ष के लिए, या ब्रैकेट में नहीं भी डालूंगा, बाद में मैं डालूंगा इसको। E1 के लिए बेटा आपका क्या होता था, क्या हम लोग 2kp, kp क्या हो जाएगा, यहाँ डायपोल मोमेंट क्या बनेगा बेटा, द्विध्रुव आघूर्ण, kp cos थीटा बनेगा, नीचे क्या बनेगा बेटा, r³ बनेगा। बोलो ये अक्ष के लिए है, अक्ष के लिए, अक्ष के लिए, है ना, अक्ष के लिए हम लोग क्या लेते थे बताओ तो बेटा, यहाँ पे एक्सियल लिखते हैं, ठीक है, हमने लिख दिया। अक्ष के लिए क्या लेते थे, 2kp/r³, बोलो लेते थे, है कि नहीं, बात लेते थे ना। और इक्वेटोरियल लाइन के लिए यानी लंबवत बिंदु के लिए बेटा क्या लेते थे, इक्वेटोरियल लाइन के लिए हम लोग क्या लेते थे, kp/r³ लेते थे, है ना, यही चीज हम लेते थे यहां पर, है ना। तो E1 तो हो गया एक्सियल। देखो इसको अगर सीधा, अगर इसको गौर से देखो, जरा सा एग्जाम करके देखो कि इसको एकदम सुला दिए इससे, पूरा इस तरीके से, पूरा इसको हम सुला देंगे ऐसे, तो क्या ये एक एक्सिस यानी अक्ष नहीं बन जाएगा? बन जाएगा ना, चलो ठीक है, बन गया। तो ये हमने लिख लिया और इसका इक्वेशन हमने फर्स्ट बना दिया। समझ में बात आ गई यहाँ पे? चलो अब ये देखो, ये परपेंडिकुलर, ये इक्वेटोरियल लाइन के लिए है बेटा, यहाँ पे है ना इक्वेटोरियल लाइन। तो अब जब इक्वेटोरियल लाइन के लिए होगा तो हम E2 बेटा क्या लिख सकते हैं, kp sin थीटा बाय r³, यही आता था हमारा। और ये किसके लिए आता था, निरक्षीय, है ना, निरक्षीय, निरक्षीय, है ना, निरक्षीय के लिए होता था। बोलो होता है, निरक्षीय के लिए होता है ये इक्वेशन 2 हो जाएगा, है कि नहीं बात? अच्छा अब ये जो हमें देगा वेक्टर सम, ये क्या बेटा, ये जो आपका E हमने लिखा है, ये क्या E1 + E2 देगा, हमें वेक्टर सम देगा, देगा ना, देने से देगा ही। तो हम E नेट अगर निकालेंगे बेटा, तो रूट अंडर क्या निकालेंगे, रूट अंडर निकालेंगे E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर। बोलो निकालेंगे, बोलो निकालेंगे,
बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। अगर ये जान जाते हो तो इससे आपके बाकी के 2 डेरिवेशंस अपने आप खुद ब खुद आ जाते हैं, वो भी मैं बताऊंगा कैसे आ जाएंगे, है ना। चलो देखते हैं यहां से, उसी का तो यूज किया हुआ है तो क्यों नहीं आएगा, है कि नहीं बात। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर सम करने के लिए अब हम यहां पर E1 रखेंगे। E1 का मान कितना आया है बेटा, 2kp cos थीटा बाय आर क्यूब का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस kp साइन थीटा बाय आर क्यूब का होल स्क्वायर, ठीक, ये हो गया। चलो अब बेटा यहां पे हम लोग क्या करेंगे बताओ तो। अच्छा अब देखो यहां से क्या होगा बेटा लोग, ये सारी चीजें कि हम जो है ना, क्योंकि हमारे पास जो भी चीजें आएंगी है ना, हम लोग यहाँ पे क्या होता है, जैसे एक चीज तो है यहां से, सिंपल सी बात है हमारे लिए क्या, कि हम जो है यहां पर है ना, इसको हम लोग लिख सकते हैं kp बाई आर क्यूब का होल स्क्वायर बाहर कर दें, और ब्रैकेट के अंदर यहां पे लिखते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा, और प्लस में बेटा यहां पे कितना बच गया, साइन स्क्वायर थीटा बच गया। अच्छा ये बाहर आ जाएंगे, यानी E इज इक्वल टू ये बाहर आ जाएगा, kp बाय आर क्यूब बाहर आ गया ना बेटा, अंदर में ब्रैकेट के अंदर जो है आपका क्या बच गया यहाँ पे 2 cos स्क्वायर थीटा, और बेटा इसमें हम क्या कर सकते हैं प्लस। अच्छा एक बात बताओ बेटा, साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, बोलो लिखा जा सकता है या नहीं, किसी तरह से कोई डाउट नहीं है, कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है, है ना। चलिए तो जब हम इतना लिख सकते हैं तो आप लोग क्या हम यहां से क्या ये काम नहीं कर सकते कि जो ई नेट आएगा हमारे पास वो kp बाय आर क्यूब है ना, यहां से देखो तो 2 cos स्क्वायर थीटा में से 1 cos स्क्वायर थीटा जाएगा तो 1 cos स्क्वायर थीटा बचेगा, तो रूट अंडर बेटा हमारा क्या बच गया 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा। बेटा आपका यही तो था डेरिवेशन, यही था ना आपका, बताओ यही था ना आपका। यही था ना डेरिवेशन आपका। अच्छा अब मैं ये कह रहा हूं, ये आपका जो था किसी भी बिंदु पर है ना, विद्युत क्षेत्र जब द्विध्रुव के कारण जब निकालना पड़े तो किसी भी क्षेत्र किसी भी बिंदु पर आप द्विध्रुव के कारण ये निकाल सकते हो। अब इसमें देखो जब ये अगर आपका आ गया तो हमने मदद किसकी ली, हमने मदद ली किसकी भाई, 2 अवयव थे हमारे, एक एक्सियल लाइन के लिए हमने ये फॉर्मूला पहले से प्रूव कर रखा था और इक्वेटोरियल लाइन के लिए पहले से ये फॉर्मूला हमने प्रूव कर रखा, तो हम एक्सियल के लिए अक्ष के लिए 2kp cos थीटा बाय आर क्यू कर लिया, और E2 यानी निरक्षीय के लिए kp साइन थीटा बाय आर क्यू। अब एक बात देखो बेटा यहाँ पे ये कैसे लगा कि नहीं लगा, अब एक बात बताओ, ये अक्ष को जैसे ये देखो ये अक्ष है ऐसे है ना, ऐसे खड़ा है, समझ में बात आ रही है, सबको समझ में आ रही होगी है ना। यहाँ पे आपका जो है यहां से ये ऐसे है ना, आप इसको क्या करो, आप इसको ऐसे लगा दो, अरे भाग मच्छर कहीं का आ गया फालतू का, एक यहां से ऐसे है ये ऐसे आ गया, तो कितना बन गया बेटा, ये आपका जो है ये टोटल कितना बना आपका 0 डिग्री। तो अगर थीटा 0 डिग्री रखोगे आप, मान लो कि थीटा 0 डिग्री, बड़ा परेशान करता है, क्या कहें हम, कुछ समझ ही में नहीं आता है ना। एक चीज तो है हमारे पास है ना, यहाँ पर ये सारी चीजें आ रही हैं है ना। अब जब हम लोग देखते हैं, देखो कितना बड़ा आप सर, कितने बड़े आपने काम कर दिया, बहुत बड़ा काम कर दिया सर आपने, और किसी बच्चे ने ध्यान नहीं दिया। माय मिस्टेक बच्चा, आई अपोलोजाइज। मैं यहाँ पे एक काम करूंगा, देखो तो बेटा यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 मेरे लिए छोड़ दिया था,
सर आपने क्या किया, आपने मेरे लिए छोड़ दिया था? नहीं, मैंने आप लोग के लिए नहीं छोड़ा, मैंने खुद के लिए छोड़ा। तो ये 4 बनेगा, ये भी 4 बनेगा, है ना। और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 3, है ना। ये मैंने किसी बच्चे के लिए नहीं छोड़ा, मैंने खुद के लिए छोड़ दिया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे स्क्वायर, भगवान का शुक्र है कि पहले ही हो गया, नहीं तो भारी बवाल हो जाता है कि नहीं बात। चलिए अब यहां से देखते हैं। तो अब देखो क्या है कि अब अगर मान लो आप थीटा इक्वल टू अगर 0 रखते हो, ठीक, एक्सियल लाइन के लिए आ जाओ ना, यहां से ऐसे कर दो, कितना हो गया, 0 हो गया। यहां से ऐसे ले आओ, 0 हो गया। तो जब 0 यहां रखोगे तो cos 0 का मान कितना होता है, 1। तो 3 + 1 4, 4 का रूट 2। देखो एक्सियल लाइन के लिए आ गया ना। चल ठीक है। अब यहां से क्या है, इक्वेटोरियल लाइन के लिए 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री रखो, 90 डिग्री रखोगे, ये पूरा 0, ये बना 1, क्या kp/r³ आ गया। ये आपका जो था 3 तरह से द्विध्रुव के कारण जो है, हमने 3 बिंदुओं पर हमने क्या निकाला, विद्युत क्षेत्र के लिए समीकरण को ज्ञात किया, है ना। आपको अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है, प्रीवियस लेक्चर जाकर के आप देखो, वहां पे आपको अक्षीय भी मिल जाएगा, आपको निरक्षीय भी मिल जाएगा, और आज आपको ये भी मिल जाएगा। क्लियर है बातें, ये भी मिल गए। तो ये तीनों जो है ना बेटा काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपके 5 मार्क्स में आते ही आते हैं, अल्टरनेट करके, कभी ये कभी वो, कभी ये कभी वो, कभी ये कभी वो, इस तरीके से आते रहते हैं। तो इसको आप अच्छे से अगर समझ में ना आए, दोबारा 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार में तो समझ में आ ही जाना चाहिए, है ना। तो इसको आप लोग बार बार देखो, ठीक है। और हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को प्लीज लाइक जरूर करना। चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होने वाला है, अब होगा हमारा नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, तो हम पढ़ेंगे आज इलेक्ट्रिक यानी विद्युत फ्लक्स और क्षेत्रफल सदिश के बारे में, है ना। इन सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए आते हैं यहाँ पे, तो लिखते हैं क्या, पहला टॉपिक लिखते हैं हम आज का, है ना। आज का पहला टॉपिक नहीं बल्कि आज का दूसरा टॉपिक है ये, है ना। दूसरा टॉपिक है आपका विद्युत फ्लक्स। अच्छा, हमने एक चीज और इसमें मुझे जोड़ना है ना, टॉर्क के बारे में, यानी बलाघूर्ण के बारे में, है ना। बलाघूर्ण मैंने आप लोगों को नहीं बताया, तो फ्लक्स से पहले हम बलाघूर्ण के बारे में जान लेते हैं, और उसके बाद फिर हम आगे की भी बात करेंगे, है ना। विद्युत बलाघूर्ण की बात कर लेते हैं पहले, विद्युत बलाघूर्ण, है ना। विद्युत बलाघूर्ण क्या होता है, द्विध्रुव के कारण, है ना। वो भी आप इसमें लिखोगे क्या, द्विध्रुव के कारण, द्विध्रुव के कारण, ठीक है। तो विद्युत बलाघूर्ण जो हम लोग देखते हैं ना द्विध्रुव के कारण बेटा, तो यहां से क्या करना है ना, एक एक चीज को बारीकी से समझना है, ठीक है। क्या है, नहीं है, कैसे है, क्यों है ना, ये सारी चीजें हम, क्योंकि बेटा अभी क्या है, आपके पास उतने ही लिमिटेड टाइम है कि आप उस लिमिटेड टाइम में अच्छे से अच्छी तैयारी कर सको, है ना। तो जितने भी 5 मार्क्स के डेरिवेशंस के जितने भी आपके जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना, 12th बोर्ड के लिए, वो सारी चीजें मैं आपकी करवा दूंगा, है ना। बस आपको बस इतना काम करना है कि आपको हमारे चैनल पे बने रहना है, ठीक है। वो सारी चीजें आपको करूंगा, और पूरी जो है एकदम काफी गहराई से करवाऊंगा, एक एक चीज को करवाऊंगा, बारीकी से करवाऊंगा, बस बारीकी से आपको देखना है ना। क्योंकि बारीकी से जब तक देखिएगा नहीं, बारीकी से जब तक सुनिएगा नहीं, तब तक कभी काम कर नहीं सकते, है ना। वो एक कहते हैं ना, जो एक अच्छा वक्ता होता है वो कभी एक अच्छा श्रोता हुआ करता होगा। मतलब कि जो एक अच्छा सुनने वाला होगा वही कल के डेट में बोलेगा, और बोलेगा कौन,
उसकी कलम बोलेगी, और उसकी कलम कहाँ बोलेगी? बोर्ड एग्जाम में बोलेगी, है ना। तो इसीलिए कहते हैं अच्छा श्रोता बनना चाहिए। चलिए हम लोग ज्यादा बात ना करते हुए आगे की बात, नहीं तो कहेंगे सर बात बहुत बात करते हैं। चलिए हम बात करते हैं द्विध्रुव के कारण बलाघूर्ण की बात। सपोज करते हैं हम लोग यहां पर कि हमारे पास जो है कुछ एक समान विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, ठीक। और भी हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, यहां पे कॉपी कर लेते हैं, फिर यहां पे भी कॉपी कर लेते हैं हम लोग। क्या बात है, टेक्नोलॉजिया इसी को आ गया है। फिर कॉपी कर लो, है ना, इसी को भाई टेक्नोलॉजिया बोला गया है। फिर कॉपी कर लो, क्या बात है कि नहीं बात। चलो अब हटा दो, हो गया काम, इतना काफी है कि नहीं। क्या बात है सर, ऐसा तो होना चाहिए हमारे पास, है कि नहीं। मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक समान विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, ये एक समान विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमारे पास हैं, ठीक है। फ्लक्स पे भी आएंगे बेटा, फ्लक्स की जब मैंने बात की है तो फ्लक्स पे भी आएंगे और क्षेत्रफल सदिश पे भी आएंगे, ठीक है, सारी चीजों पे आएंगे। पहले हम इसको देख लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास मान लो कि एक समान विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, ठीक है। इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने एक द्विध्रुव को लगा रखा है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से हमने द्विध्रुव को लगा रखा है, ठीक है। जब हम इस द्विध्रुव को हम जब लगाएंगे बेटा, तो यहां पे हमारे पास क्या आएगा, मान लो कि ये हमारे पास आएगा, यहां पर क्या आएगा, मान लो कि हमने यहाँ पे इस तरीके से जो है हमने यहाँ पे लगाया -q आवेश, ठीक है बेटा। नहीं यहाँ पे नहीं लगाइए सर, गड़बड़ा जाएगा मामला। यहाँ पे हमने लगाया -q आवेश, ठीक है। और यहाँ पे बेटा हमने लगाया क्या, +q आवेश, ठीक है। और इसका इधर तो देखो ये जो हुआ ना बेटा, ये F होगा, फोर्स लगेगा -F के कारण, यहाँ पे -F लगा दो आप, क्यों, ठीक है। और ये +F लगेगा बेटा, यानी +q आवेश के कारण, ठीक है। ये चीज हमने कर लिया यहाँ पे। अच्छा अब देखो यहाँ पे, अब एक बात बताओ बेटा लोग हमें, आप लोग, कि यहाँ पर, ठीक है, एक चीज ध्यान से रखना, यहाँ पे बलाघूर्ण, बलाघूर्ण किसको कहेंगे, जब कोई भी जो बॉडी है वो अपने ही अक्ष पर क्या कर रही है, चारों तरफ घूम रही है ना। जब चारों तरफ घूम रही होती है तो बलाघूर्ण कहते हैं उसको, घूर्णन करना, है ना, घूमते रहना। तो ये भी घूमेगा कब, जब इधर से और इधर से दोनों बल बराबर। इसको देखो यहाँ पे, इसको देखो, तो इसको क्या कर रहे हैं, अगर हम इस पर बल ऐसे लगा रहे हैं तो इस पर जो बल लग रहा है ऐसे, हम नीचे की तरफ बल लगा रहे हैं, इस पे ऐसे लग रहा है, ठीक है नहीं, हम बल इस पे ऐसे लगा रहे हैं और इस पे बल ऐसे लग रहा है, समझ में बात आ रही है। तो जब बल इस तरीके से लगेगा तो क्या होगा, विद्युत क्षेत्र भी एक समान विद्युत क्षेत्र है, यहां से ध्यान रखिएगा, एक समान विद्युत क्षेत्र है यहां पर, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो रही हैं। तो अब क्या है कि जो सबसे पहले हम बलाघूर्ण, है ना, यानी कि हम बलाघूर्ण का डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद हम उसकी बात करते हैं, है ना। तो बलाघूर्ण का डेफिनेशन क्या होता है, उसके बाद तो हम उस पे भी आ ही जाएंगे, है ना। बलाघूर्ण, है ना, तो क्या होता है बलाघूर्ण, तो हम बोलते हैं बल तथा लंबवत दूरी के सदिश गुणनफल को सदिश गुणनफल को बलाघूर्ण कहते हैं, ठीक, ये चीज है ना। तो हम टॉर्क, यानी कि इसको टॉर्क ऐसे, है ना, तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है, यानी R वेक्टर क्रॉस में F वेक्टर,
ये हो गया, ये आपका बला घूर्ण हो गया। समझ गया बेटा? बात समझ में आ गई यहाँ पे? अच्छा, ये तो चीज है, ठीक है सर आपने ये चीज बताया। अब लेकिन इसमें कहां से, इसमें कहां से? तो देखो, हमें पता है कि यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 2a है। हमको पता, पहले ही सर ने बता दिया है कि यहां से यहां तक की दूरी फिक्स है, 2a है। यहां से यहां तक की दूरी 2a है, इतनी दूरी हमें पता है कि इतनी दूरी फिक्स है, इतना होगा। अच्छा बेटा, जब ये घूमेगा, ये घूमेगा, मान लो घूमना शुरू किया, तो सभी तो एक दूसरे के बराबर हैं, तो यहां अगर थीटा अगर बन रहा है तो यहां भी तो थीटा बनेगा, यहां भी थीटा बनेगा, सब जगह तो थीटा बनेगा, पैरेलल है ना, संगत कोण से सभी थीटा बनेंगे। हम क्या करेंगे, यहां पर हम एक चीज लगा लेंगे कि हम जो है यहां पर एक और हम जो है लाइन ड्रॉ कर लिए, मतलब इसके ताकि घूमेगा तो हमको, तो ये भी इसके समानांतर है, तो ये भी थीटा एंगल बनाएगा, ये भी थीटा एंगल बनाएगा। बोलो बनाना है, बनाएगा या नहीं बनाएगा? हाँ सर बिल्कुल बनाएगा। तो चलो ठीक है, बना दिया, चलो ठीक है, बना ही लिया है तो क्या दिक्कत है, बना लिया, बना लिया, उसका मन था बनाने का, बना लिया, ठीक है, ये भी बना लिया, ठीक है, क्या दिक्कत है, हमने दिखा दिया सबको, ठीक है। चलिए अब क्या करना है, अब देखो परपेंडिकुलर, ये जब थीटा है बेटा तो हम डिस्टेंस यहां से अगर ड्रॉ करेंगे तो क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो यही बनेगा ना हमारा, क्योंकि ये वाला तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो एक बात बताओ बेटा, ये वाला जो जाएगा, ये क्या, जब जो हमारे पास जो है बलाघूर्ण की जब बात करते हैं, तो ये बेटा क्या हमारे पास जो है ये वाला कंपोनेंट क्या बनेगा बताओ, यहां से हम लोग साइन थीटा का प्रयोग करेंगे, तो नाम डाल दो ना, नाम डाल देते हैं, यहाँ पे a, यहाँ पे b और यहाँ पे c, तो बताओ क्या ab बटा bc होगा। तो हम साइन थीटा इज इक्वल टू ए बी, तो हमको कैलकुलेट करना है, BC हमारा बेटा 2a बनेगा, तो हम क्या ए बी बराबर हम नहीं लिख सकते 2a साइन थीटा, बोलो लिख सकते हैं, इतना है कि नहीं बात। तो यानी कि हम जो है ये हम डायरेक्ट भी चाहते बेटा तो लिख सकते थे, लेकिन हमें बताना था, है ना। तो ये वाला जो पोर्शन है ये कितना हो गया बेटा, 2a साइन थीटा हो गया। और ये वाला तो आपको पता ही है कि ये वाला क्या हो सकता है, ये हो सकता है 2a cos थीटा हो सकता है, तो इसकी तो जरूरत है नहीं, हमें तो वेक्टर चाहिए क्या। तो क्या हम इसको जो है इस तरीके से, यानी कि जो 2a है, अगर मान लो कि हम इसे r बराबर, अगर मान लीजिए कि हम जो है ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये r बराबर हमारे पास है 2a साइन थीटा, है ना, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बता रहा है हमें, तो हम r के जगह पे यहाँ पे 2a साइन थीटा हम लिख दिए, और यहाँ पे आपका f लगा दो। अब चूंकि साइन थीटा लग चुका है ना, तो अब हम इसको जो है तो टॉर्क इज इक्वल टू हम क्या f 2a साइन थीटा लिख सकते हैं, है ना। वेक्टर बनाना है बेटा, तो वेक्टर बनाने के लिए आप साइड में यहाँ पे सॉरी थीटा है, यहाँ पे साइड में आप एन कैप लगा दो, वेक्टर बन गया, क्या फर्क पड़ता है, बोलो हो गया यहाँ पे। तो ये आपका बलाघूर्ण है ना। अब इसमें क्या हो सकता है, इसमें देखो क्या हो सकता है, जब आप देखोगे कि थीटा जीरो कैसे होगा बेटा, जब ये एकदम जो द्विध्रुव है वो आपका एकदम ऐसे हो जाए, तो जब एकदम ऐसे हो जाएगा तो क्या होगा, अब ऐसे हो गया तो भाई बीच में ही ऐसे वाइब्रेट करता, क्योंकि टॉर्क तो कुछ उत्पन्न ही नहीं होने वाला है। जब कुछ उत्पन्न नहीं होने वाला है यानी कि ये जो थीटा है ये पैरेलल ऐसे रखा हुआ रहेगा, कोई टॉर्क उत्पन्न नहीं होगा, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पर
किसी भी तरह का बलाघूर्ण, ये द्विध्रुव जो होगा किसी भी तरह का बलाघूर्ण फील ही नहीं करेगा, मतलब महसूस नहीं करेगा। और मैक्सिमम कब करेगा, अधिकतम कब करेगा बेटा, जब थीटा 90 डिग्री, इसी को आप एकदम ऐसे कर दो, देखो ये चीज, अधिकतम बलाघूर्ण बेटा कब होगा, अधिकतम बलाघूर्ण जो आपका बनेगा थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पे बनेगा, जो कि आपका इतना बनता है, ये बन जाएगा F, क्योंकि ये है F2A, है ना। अब इसी को हम लोग वेक्टर फॉर्मेट में लिखते हैं ना, यहाँ पे इस तरीके से हमने जो लिखा है R क्रॉस F वेक्टर फॉर्मेट में, क्योंकि साइन 90 डिग्री बन जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा 2A हमारा किसके बराबर है, R के बराबर, तो R हो जाएगा, समझ रहे हो। तो अधिकतम बलाघूर्ण आप याद रखना कि 90 डिग्री पे होता है। अब बलाघूर्ण शून्य कब होगा, जब थीटा 0 डिग्री होगा तब। अच्छा, न्यूनतम क्या, नेगेटिव में भी जाएगा, तो नेगेटिव में भी तो कुछ हो नहीं सकता, है ना। और न्यूनतम न्यूनतम क्या हो सकता है, न्यूनतम तो 0 ही हो सकता है, और तो कुछ है नहीं, क्योंकि आप कहां तक लेके जाओगे, 180 डिग्री पे भी लेके जाओगे तो वो तो 0 ही वैल्यू हमें देगा, है ना। तो न्यूनतम बलाघूर्ण कितना बनेगा, 0, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पर, है ना। समझ में बात आ गई यहाँ पे, क्योंकि फिर यहाँ पे थीटा 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री, ना, या 180 डिग्री पे। अब इससे क्या, अधिकतम 90 डिग्री पे मिलेगा, क्योंकि साइन थीटा की बात आ रही है। समझ में बात आ गई सबको। तो ये आप लोगों का बलाघूर्ण था। अरे रे 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 रे, चलो ऊपर चढ़ो, ऊपर ऊपर ऊपर, हाँ, ये आपका क्या था, बलाघूर्ण था, है ना। ये भी आपका जो है छोटे मोटे 2 नंबर 1 नंबर में, है ना, पूछ दिए जाते हैं, बलाघूर्ण बताओ भाई, तो बलाघूर्ण बता देना, इस तरीके से हमने बना लिया। क्लियर है बातें सबको, चलिए। और आप लोग को इसलिए भी मैं बोल रहा हूं लगातार कि हमारे चैनल से बने रहने के लिए, जुड़े रहने के लिए, कि ये सारी थ्योरीज होने के बाद फिर इन सारे से रिलेटेड क्वेश्चंस भी करवाएंगे, जो आपके न्यूमेरिकल्स बोर्ड एग्जाम्स में जो भी पूछे गए हैं। वो वैसे तो बोर्ड एग्जाम्स में ज़्यादातर आपके जो है डेरिवेशंस ही पूछे जाते हैं 5 नंबर में, है ना। वो तो पहले चूंकि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पे हम टारगेट कर रहे हैं, हम तो सारे लॉन्ग आंसर पहले थ्योरीज को पढ़ा दे रहे हैं, उसके बाद तो फिर न्यूमेरिकल्स 3 मार्क्स में पूछते हैं, वो भी 1-2 पूछते हैं, तो वो भी हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, और पढ़ने के लिए आपको लगातार हमारे चैनल पर बने रहना होगा। तब तक के लिए हम लोग चलते हैं आज नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। आज नेक्स्ट टॉपिक पे बात तो करना है, नहीं करेंगे तो कैसे होगा, है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग आज बात क्या करेंगे, आज हम लोग बात करेंगे विद्युत फ्लक्स। अब करेंगे हम लोग विद्युत फ्लक्स पे बात, विद्युत फ्लक्स एवं क्षेत्रफल सदिश। अब हम इन सारी चीजों पे हम लोग बात करेंगे, यानी कि विद्युत फ्लक्स और क्षेत्रफल सदिश पे भी बात होगी हमारी, है ना। सबसे पहले हम इन सारी चीजों को देखते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं क्षेत्रफल सदिश क्या होता है बेटा, है ना। देखो, आज तक हम लोग समझते ये आए हैं कि जो क्षेत्रफल होता है ना, वो एक स्केलर क्वांटिटी यानी कि एक अदिश राशि होती है। लेकिन जैसे ही आप क्लास 12th में आते हो, क्षेत्रफल को समझने लग जाओ कि वो एक सदिश राशि है। ठीक है, कहेंगे क्या सर, क्या बात कर रहे हैं। हम नहीं कहते हैं, एनसीईआरटी की किताब कहती है ना, एनसीईआरटी की किताब कहती है, मैं नहीं कहता कुछ भी, है ना। जो क्षेत्रफल होता है वो भी आपकी एक सदिश राशि ही होती है ना। जैसे आप देखोगे किसी भी चीज को, जैसे मान लो हम यहाँ पे देखें, हम जैसे कह दिए कि भाई आप जो है वर्ग का क्षेत्रफल बताओ,
तो वर्ग का क्षेत्रफल आप लोग बताते हो, वर्ग का क्षेत्रफल बताते हो, कितना बताते हो आप? a क्रॉस a बताते हो, बोलो बताते हो कि नहीं बताते हो, है ना? अगर आप आयत का क्षेत्रफल बताते हो, आयत का क्षेत्रफल बताते हो आप, ठीक, तो क्या बताते हो आप? l क्रॉस b बताते हो, बता रहे हो आप यहाँ पे, है ना? तो ये सारी चीजें होने के बावजूद भी जो क्षेत्रफल है वो एक सदिश राशि है। कैसे है आओ देखो दिखाता हूं मैं यहाँ पे। जैसे कि क्या है, ये तो खैर जो है सो है हमारे पास, है ना? पहले हम ये जानते हैं कि क्षेत्रफल सदिश हम लोग है करेंगे, कहेंगे किसको? सबसे पहली बात कि आप लोग के लिए सबसे बड़ी चीज क्या है कि एक एक चीज, एक एक टॉपिक को ध्यान से समझना है कि आखिर बातें क्या हो रही हैं। बिहार बोर्ड के बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि उनको पता ही नहीं चलता है कि आखिर चल क्या रहा है टॉपिक में, है ना? इसीलिए मैं सारे टॉपिक्स को पहले स्टार मार्क दे करके लिख देता हूं, है ना? और वो उन्हीं को पता नहीं चलता है जहां पे जिनका ध्यान एक जगह नहीं रहता है। जैसे कि मैं एक छोटा सा टाइम लूंगा, थोड़ा सा टाइम लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा, थोड़ा सा टाइम लूंगा। एक जगह मैं क्लास लेने जाता था, मैं नाम नहीं बताऊंगा, मैं रिवील नहीं करूंगा कि मैं कहाँ जाता था, है ना? उस वहाँ का मैं नाम नहीं बताऊंगा, मैं बता रहा हूँ बस आप लोगों को वहाँ का एक इंसिडेंस बता रहा हूँ। तो वहाँ मैं क्लास लेता था, क्लास लेने के बाद क्या होता था, क्लास जब क्लास लेते रहता था, सारे बच्चे अपने बैठे रहते थे, अपना भरे रहते थे, है ना? बेंच एकदम पीछे तक भरा रहता था, है ना? उसके बाद क्या होता था कि जब क्लास बीच में ले रहे हैं, लेते लेते सबको देख रहे हैं कि सब ऐसे बैठ के देख रहा है, बोर्ड ऊपर रहता था ऐसे देखे जा रहा है, समझ ही में अब भाई पढ़ा रहे हैं तो समझ में तो आना चाहिए ना कि हाँ हम जो पढ़ा रहे हैं वो जो स्टूडेंट लोग जो बैठ करके सुन रहा है उसको कितनी चीजें समझ में आ रही है ना? क्या तो उसमें मैं जब पूछता था, एक दो स्टूडेंट से पूछता था तो वो कहते थे पता ही नहीं चल रहा है कि क्या चल रहा है। हम के अजीब बेवकूफ इंसान है। हम बोलते थे कौन तुमको बोल दिया फिजिक्स पढ़ने के लिए भाई तुमको? तो उनका जवाब था कि बगल वाला ले रहा था तो हम भी ले लिए। हम के बहुत बढ़िया, ताली मारो इसके बात पे। तो ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो कि बगल वाले ने साइंस लिया, पीसीएम लिया तो मैं भी ले लेता हूं, बगल वाले ने पीसीबी लिया, आस पड़ोस के लोगों ने रे फलनमा के देखो, फलनमा का बेटा पीसीबी लेके पढ़ रहा है, तुम क्या कर रहा है, तुम भी पढ़ो, वो भी लेके पढ़ रहा है। अब उसको पता ही नहीं चल रहा है कि आखिर हम पढ़ क्या रहे हैं। अब वो सिर्फ फिजिक्स में ही नहीं, फिजिक्स तो ऑलरेडी फिजिक्स एक टफ विषय है, मैं ये मानता हूं कि ऑल फिजिक्स एक टफ, मानता नहीं हूं, मैं जानता हूं, मैं कहता भी हूं फिजिक्स एक टफ विषय है ना काफी, क्योंकि इसमें बेटा दोनों चीजें आ जाती हैं, मैथ्स भी आ जाते हैं, कुछ लॉजिक्स भी आ जाते हैं, कुछ लॉजिक भी लगाना पड़ता है और कुछ थ्योरीज भी लगाने पड़ते हैं और कुछ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट भी लगाने पड़ते हैं। यानी कि 3-4 कॉन्सेप्ट का ये कॉम्बिनेशन है। दिमाग में एक कॉन्सेप्ट तो रहता नहीं है, 3-4 कॉन्सेप्ट का कॉम्बिनेशन कहां से दिमाग में आएगा? तो फिजिक्स विषय वाकई अपने आप में एक काफी इंपॉर्टेंट बट हार्ड अपने आप को रखता है ना? जल्दी ये किसी के पकड़ में नहीं आता, लेकिन अगर आप इसको अच्छे से समझने लग जाओ, अच्छे से इसको गेन करने लग जाओ तो ये आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बन जाता है। तो किसी भी चीज को, कोई भी चीज, क्योंकि अभी जो भी बच्चे हमारे व्यूअर्स हैं, जो भी अभी हमें देख रहे हैं, वो सारे बच्चे यही देख रहे हैं कि आखिर चल क्या रहा है। उसमें से बहुत सारे बच्चे ये भी कहेंगे, कुछ बच्चे कमेंट में क्या पढ़ा है कुछ पता नहीं चल रहा है, कुछ समझ, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे कि जो कहेंगे नहीं बहुत अच्छा पढ़ा है सर, समझ में आया क्या पढ़ा है नहीं पढ़ा है, और भी वीडियोस चाहिए इस पर, है ना? इस पे और भी 12 पूरा 12th कंटेंट ही चाहिए मुझे, ऐसे भी हो सकते हैं, है कि नहीं बात यहाँ पे? तो सारी चीजों को बेटा आप लोग ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। कुछ ऐसे भी आ जाएंगे, है ना, जो उस तरह के एलिमेंट होते हैं, वो भी आकर के कमेंट में कुछ भी भर देते हैं। तो भाई कमेंट बॉक्स खुला है ना? अपनी कहते हैं ना वो डेमोक्रेसी है ना? अभिव्यक्ति की आजादी है, अभिव्यक्ति की आजादी। चलिए हम लोग आते हैं अपने आते। तो क्षेत्रफल सदिश जो होता है बेटा, वो हम ये कहते हैं क्षेत्रफल सदिश
क्षेत्रफल सदिश एक ऐसा सदिश है जिसकी दिशा हमेशा लंबवत बाहर की तरफ होती है। लंबवत बाहर की तरफ होती है, ठीक है। ये चीज होता है क्षेत्रफल सदिश एक ऐसा सदिश, मतलब क्षेत्रफल सदिश एक सदिश है ना, जिसकी दिशा जो होती है लंबवत बाहर। अब जैसे मान लो ये पूरा बोर्ड है आपका, है ना, कैसा है, रेक्टेंगल है, आयताकार है, तो आयताकार है तो इसका हमको पता है कि क्षेत्रफल ये है, लेकिन इसकी दिशा हमेशा बाहर की तरफ, ऐसे बाहर की तरफ रहेगी। यानी इस क्षेत्रफल की जो दिशा होगी, आखिर सदिश राशि कैसे होती है, क्षेत्रफल परिमाण तो मुझे पता है कि परिमाण तो होना ही होना है, अदिश राशि का भी परिमाण होता है, तो वैसे सदिश राशि का भी परिमाण होता है, लेकिन अदिश राशि से सदिश राशि भिन्न क्यों है, क्योंकि उसके पास दिशा है ना, क्योंकि उसके पास क्या है, उसके पास दिशा है। तो ये पूरा का पूरा क्षेत्रफल है और इसकी दिशा बाहर की तरफ है, इसलिए ये क्षेत्रफल सदिश है। ये पूरा का पूरा बोर्ड जो है वो क्षेत्रफल सदिश है। तो अब ये बात ये आएगी कि सर यहाँ पे ठीक है, हमने बोर्ड के बारे में बताया, बोर्ड के बारे में हम समझ गए कि भाई इसकी क्षेत्रफल सदिश इधर है, पीछे भी रहेगा, है ना। 2D जो फिगर होते हैं, यानी 2 डायमेंशनल जो फिगर्स होते हैं, उनके आगे और पीछे दोनों तरफ होते हैं, इसमें ये चीज है। अब ऐसे अगर कर दिया जाए, पहचानने में कर दिया जाए, तो पहचान कैसे होगी हमारी, कि सर पहचानेंगे कैसे हम कि क्षेत्रफल सदिश कैसे बनाएं, है ना। तो देखिए हम इसका एक बहुत अच्छा सा आपको उपाय बता देते हैं, बहुत आसान सा उपाय है, बहुत आसान तरीका है। मान लो कि आपके पास ये एक है, ठीक है, ये है, आए, ये गायब काहे हो गया जी, हद हालत है, हमने बनाया ऐसे और ये गायब हो गया, ठीक है, ये चलो हो गया। अब क्या करना है, अब फिर एक ऐसा बनाओ, आप एक ऐसा बनाओ, ये एक्स एक्सिस हो गया। देखो इसमें जो है मैं एक चीज और कह देता हूं आप लोगों को, है ना, ठीक है बेटा, ये चीज है, देखो यहाँ पे ये ओरिजिन है। देखो बेटा इसके लिए आपको आजादी दी गई है कि आप किस अक्ष को क्या मानो, आप एक्स मानो, जेड मानो, हम इसको x मान सकते हैं, हम इसको z मान सकते हैं, हम इसको y मान सकते हैं, ये मेरे ऊपर है। हम चाहे तो इसको z मान लें, इसको, क्योंकि सभी तीनों अक्ष जो होते हैं एक दूसरे के लंबवत होते हैं, सबको पता है, सभी एक दूसरे के लंबवत होते हैं, समझ गए। चलिए अब बात करते हैं कि ये तो ठहरा आई कैप, ये ठहरा जे कैप और ये ठहरा के कैप। मान लो बेटा आपके पास अगर सपोज करो कि आपको जो है यहां पे इस एरिया में, है ना, इस एरिया में आपको दिया एक क्षेत्रफल, कौन कौन क्षेत्रफल, मान लो आपको ए दे दिया, बी दे दिया, सी दे दिया, डी दे दिया, ठीक है। ये क्षेत्रफल किस प्लेन में है बेटा, वाई जेड प्लेन में। अब इसका कह दिया डायरेक्शन निकालने के लिए, तो कौन सा डायरेक्शन, आई कैप, कौन सा डायरेक्शन, आई कैप। तो हम अगर इसका देखने जाएं तो आप क्या बोलोगे, आयत का क्षेत्रफल बोलोगे, है ना, क्या बोलोगे, आयत का क्षेत्रफल बोलोगे। तो जब आयत का क्षेत्रफल बोलोगे बेटा तो इसको क्या बोलोगे आप, L गुना बी, L गुना बी, और इसके साथ डायरेक्शन क्या लगाओगे, आई कैप लगाओगे, क्या लगाओगे, आई कैप, यानी कि ए बी क्रॉस बी सी या सी डी, हाँ बी सी कर दो, है ना, तो ये आ जाएगा आपका एल क्रॉस बी आई कैप। अच्छा इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं, कैसे, नेगेटिव भी लगा के कर सकते हो बेटा। इसको क्या करोगे, एल क्रॉस बी और आई कैप, ये भी कर सकते हो। पूछो क्यों,
बताते हैं। देखो हम क्रॉस वेक्टर प्रोडक्ट पढ़े हैं ना, I क्रॉस J इज इक्वल टू K, लेकिन वही जब J क्रॉस I तो इसको पढ़ते हैं -K, पढ़ते हैं इसको। उसी तरीके से अगर हम इसको I क्रॉस K तो इसको पढ़ते हैं J, और यही अगर K कैप क्रॉस I पढ़ते हैं तो हो जाता है -J, हो जाता है ना। उसी तरीके से हम यहां से पढ़ते हैं J क्रॉस K तो पढ़ते हैं I कैप, तो वहीं अगर हम पढ़ते हैं K क्रॉस I तो क्या होता है -I कैप होता है। बोलो पढ़ते हैं इस चीज को, ये तो वेक्टर प्रोडक्ट सब लोग जानते हैं, पढ़े हैं हम इस चीज को, है ना। तो यहां से देखो तो ये तो हमारा क्या जा रहा है बेटा, कौन कौन जा रहा है, कौन कौन जा रहा है, J कैप क्रॉस K कैप, तो J कैप क्रॉस K कैप तो I कैप, तो नीचे भी तो उतना ही रहेगा। समझ में बात आई। वही अगर मान लो कि सपोज आपको कह दिया कि सर सर्कल है इस, अरे बाप रे, इधर 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 सर इधर, ये आ गया, ये आ गया। अब इसका जो रेडियस है बेटा R है, इसका रेडियस R है, ये सेंटर O है आपका, है ना, ये रेडियस R है कि नहीं। तो अगर अब इसका अगर कह दिया तो आप क्या निकालोगे, वृत्त का क्षेत्रफल, पाई R स्क्वायर, और कहां से I और J में है ना, I क्रॉस और K कैप, I कैप क्रॉस K कैप J कैप, तो यहां पे आपका क्या लगाओगे, आप J कैप लगाओगे। और यहां से आप क्या कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, यानी कि -पाई R J कैप, ये भी कर सकते हो, दोनों ही सही है। बात समझ में आ गई यहाँ पे। तो ये आपका क्षेत्रफल सदिश है, ठीक है। अब बात यहाँ पे क्षेत्रफल सदिश के बाद की बात, छोटी सी एक बात और हम यहाँ पे करेंगे, हम करेंगे विद्युत फ्लक्स की बात। बस एक टॉपिक हम कर लेते हैं, है ना, उसके बाद हम और भी बातें, है ना, करेंगे नेक्स्ट क्लास के लिए। तो विद्युत फ्लक्स हम बात करेंगे। समझ गए, क्षेत्रफल सदिश की बातें हो गई हैं, तो विद्युत फ्लक्स तो लिखेंगे किसी भी बंद सतह से निकलने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। कहा जाता है, ठीक है, ये चीज है ना। यह एक अदिश राशि है बेटा, ध्यान रखिएगा, यह एक अदिश राशि है। क्यों, क्योंकि ये संख्या बताता है, यह एक क्या है, अदिश राशि है। क्यों, क्योंकि यह संख्या बताता है। और फ्लक्स जो होता है बेटा आपका क्या होता है, E.A बनता है ना। इसी को जब हम बहुत छोटे तौर पे देखते हैं, है ना, मान लो जैसे सपोज करते हैं कि ये हमारे पास जो है एक क्षेत्र है ना, तो इससे जितनी भी क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी, है ना, मान लो यहां से निकल रही हैं, यहां से निकल रही हैं, ये सभी जो निकल रही हैं यही विद्युत फ्लक्स है। अब बहुत सारी क्षेत्र रेखाएं जो है ऐसे भी निकलेगी टच करते हुए, कुछ क्षेत्र रेखाएं ऐसे भी निकलेगी, है ना, ऐसे भी निकलेगी,
टच करके ऐसे भी निकलेगी, है ना। तो जो ये टच करके निकल रही है ये विद्युत फ्लक्स नहीं है, क्षेत्र रेखा है, विद्युत क्षेत्र रेखा है, लेकिन फ्लक्स नहीं है। फ्लक्स कौन है? जो इससे क्रॉस कर रही है उसको फ्लक्स कहते हैं। इसीलिए अगर मान लो कि हम एकदम छोटे एरिया पर, मान लो कि एकदम इस छोटे से एरिया पे निकल रहा है विद्युत फ्लक्स, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एकदम इतना ही पूरे पे निकलेगा, छोटे छोटे एरिया पे भी निकलेगा। तो जब छोटे छोटे एरिया पे निकलता है बेटा तो डी फाई इज इक्वल टू लिखते हैं ई डॉट डी ए, है ना। क्या लिखते हैं? ई डॉट डी ए। और इसका जब इंटीग्रेशन करोगे बेटा तो फाई और यहां पे आ जाएगा ई डॉट डी ए। समझ में बात आ गई सबको? तो आप लोग को आई होप आज का टॉपिक हमारा समझ में आया होगा, है ना। इसकी और भी बातें, इससे रिलेटेड जो एप्लीकेशंस अब आएंगे, यानी गॉस थ्योरम जो आएंगे, यानी गॉस का प्रमेय जो आएगा, उसके लिए आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा इंतजार, थोड़ा सा वेट, और हमारे चैनल पे लगातार आपको बने रहना पड़ेगा। और आपको लगातार बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर दो, और कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, अच्छे अच्छे कमेंट्स भी भर दो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।